अन्ना जी, हम आपकी बहुत कदर करते हैं पूरी हिंदुस्तान में, लेकिन एक चीज़ पूछना चाहती हूँ आपको। आप जो सोच रहे हैं कि हम जन लोकपाल बिल के साथ लोगों को जेल में भरेंगे, अब आपने देखा है 2G के बाद, कॉमनवेल्थ के बाद लोग तो जेल में भर गए हैं, बाहर आते हैं तो सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका क्या रिजल्ट क्या होने वाला है? जेल जाने में वो वापस तो आ जाते हैं, पैसा तो नहीं आता मुल्क को, तो इसका सल्यूशन क्या और कुछ होना चाहिए? ये सवाल ये पूछ रही हैं कि लोग जेल जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, लेकिन इसका सलूशन नहीं है, समाधान नहीं है। जो बाहर निकल कर आते हैं वो ज़्यादा एक तरह से उसका कारण है आज के कानून इतने लूज है और उसके कारण जेल जाकर झट से बाहर आ जाते हैं। हमें कानून बड़े स्ट्रांग बनाने होंगे, स्ट्रांग कानून बनाने पड़ेंगे कि कम से कम उसको जन्म ठेप की सजा, वो बीच में बाहर नहीं आ सकता। करप्शन किया, सबूत मिल गया, कठोर कानून। इनको कठोर कानून नहीं चाहिए। अगर कठोर कानून बनाए तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उनको कठोर कानून नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि कठोर कानून बनाना है आगे के लिए। आज जैसे जन लोकपाल है, राइट टू रिजेक्ट, 10 उम्मीदवार खड़े हैं, लोग बोलते हैं ये तो सब गुंडा है, मैं किसको वोटिंग देना? ये 10 लोग तो इसमें एक भी काबिल नहीं। हमारा कहना है कि वोटर के लिए आखिरी चिन्ह डाल दो, नापसंदी। अभी वोटर देखेगा, एक भी पसंद नहीं, नापसंदी पर मोहर लगाएगा। और 10 उम्मीदवार से नापसंदी पर ज़्यादा वोटिंग गिर गया, इलेक्शन कैंसिल, फिर इलेक्शन ले लो, कानून बनाओ, बंटवारा करो। पैसा कहाँ तक बंटवारा करते? और एक बार ये इलेक्शन कैंसिल हो गया, उस उम्मीदवार को फिर दोबारा खड़ा होने की इजाज़त नहीं। तो ये गुंडा लोग अंदर जाएंगे नहीं। आज पक्षानी पार्टियां गुंडा लोगों को जो टिकट दे रही है वो आगे के लिए नहीं होगा। राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल के लिए समय लगेगा। राइट टू रिजेक्ट, राइट टू डिसेंट्रलाइजेशन, ग्राम सभा को पावर दे दो। आज देख रहे मर्जी में आए, हर राज्यों में किसानों के जमीन खींच रहे, बड़े बड़े इंडस्ट्री के लिए किसानों की जमीन डंडा दिखाकर, गोली चलाकर खींच रहे। अरे आपको क्या अधिकार है? ग्राम सभा ये सार्वभौम है। लोकसभा और विधानसभा ये ग्राम सभा ने बनाया है। लोकसभा और विधानसभा को किसी राज्य में, किसी गांव में किसानों की जमीन लेनी है तो ग्राम सभा का परमिशन जब तक नहीं, तब तक नहीं ले सकते। कानून बनाओ, ये हमें करना पड़ेगा, कठोर कानून, तब ये प्रश्न छूटेंगे। Just to summarize, Anna insists that we need strong laws and right to reject being the basic rule in which we can prevent corruption and per se corrupt people from acquiring high offices. The next question, please. There you are. The middle, please. I would again request, please be precise in your questions so that we can take as many as possible. मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लीडर्स या नेता हम चूज़ करते हैं वो भी हमारे बीच के ही हैं, तो हम लोगों के व्यवहार और उस सोच को कैसे बदलेंगे जो ब्राइब लेना चाहते हैं अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए? लोगों की सोच बदलनी है तो शब्दों से नहीं बदलेगी। आज़ादी के 65 साल बीत गए, लोगों को बदलने का प्रयास हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों से। सिर्फ शब्दों से लोगों की सोच नहीं बदलेगी। सोच बदलना है तो लोगों को कहने वाले व्यक्ति कौन है? ये जब बदलने की कोशिश करती है व्यक्ति, तो सामने वाला देखता है कि ये क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, कैसे चलता है, कैसे घूमता है, इसके तरफ ध्यान है उसका। शाम को रास्ता चलने में अधूरा पड़ता हो तो कौन सुनेगा? सोच बदलनी है तो शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, त्याग, अपमान पीने की शक्ति, ऐसी लीडरशिप खड़ी होना।
और हाथ में झाड़ू लेने की भी तैयारी रखनी पड़ेगी, तब सोच बदल सकते हैं। जो गांधी जी ने, विनोबा ने हमें ये बताया, मैं किया है, काबी भी करता हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं। तो लोगों की सोच बदलना है तो लीडरशिप के बिना नहीं होगा। सोच बदलना ये पैसे से नहीं बदलेगी, लीडरशिप हमें खड़ी करनी पड़ेगी। मैं कोशिश किया, 4000 युवक ग्रेजुएशन, उनको ट्रेनिंग दिया 6 महीना लीडरशिप ट्रेनिंग, और उसमें से आज देखेंगे कि 25 लीडरशिप इतनी सुंदर चेंज कर रही है, मानसिकता बदल रही लोगों की, गांव खड़ा कर रहे हैं। ये लीडरशिप बहुत ज़रूरी है, और वो भी चारित्रशील लीडरशिप। आज तो लीडरशिप कम नहीं है लेकिन लीडरशिप कैसी है हम देख रहे हैं, उसमें क्या चारित्र है, क्या आचार विचार है, क्या अच्छे लोग हैं। मैं पूरा राजनीति के सब लोगों को बुरा नहीं मानता, आज भी राजनीति में अच्छे लोग हैं, पक्ष और पार्टी में अच्छे लोग हैं। हम समविचारी लोग इकट्ठा आ गए तो भी इस देश का बहुत बड़ा काम होगा, ऐसे हम सोचते हैं। So this is a process, that's what Anna says. अन्ना जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि अभी भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं सरकार में, आज ऐसे कौन से अच्छे चेहरे आपको दिखाई देते हैं? क्या है, मैं अगर नाम बता दिया और मुझे अच्छे लोग पता नहीं होने से उसको बुरा लग जाएगा कि मैं अच्छा होते हुए अन्ना ने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, तो ओपनली ऐसा नाम बताना ठीक नहीं होगा। लेकिन आपको लगता है कि अभी कुछ अच्छे लोग है, कुछ अच्छे हैं, कुछ हैं अच्छे हैं, लेकिन जी। क्या अच्छे हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल, चुप बैठो ना तो कान काटेगा। तो अब यही बता दीजिए, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? वो तो अभी वो भी बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। Yeah, we've question at the back, please. For the sake of some of the delegates, I'm going to in English. One, two that focused by Anna's Andolan. अन्ना जी, क्या ये आप मानेंगे कि आपसे भी गलतियां हुई हैं? And the charge that there are certain members in your team who are arrogant, that led somewhere to your, if I may say, fiasco in Bombay. ऐसे आरोप लगे हैं कि आपकी टीम में लोग बहुत ज़्यादा घमंडी थे। ऐसे आरोप लगे कि आपकी टीम में बहुत लोग घमंडी थे और इसकी वजह से मुंबई में बहुत अच्छा आंदोलन आप नहीं कर पाए। नहीं, एक आप अच्छा नहीं कर पाए, ये जो आपका सवाल है, मेरा कहना है कि एक मंदिर में रहने वाला फकीर, आप मुंबई के आंदोलन के फोटोग्राफ देखे तो कितनी पब्लिक आई थी, लेकिन कुछ लोगों ने धूप के कारण ग्राउंड में जहां लोग नहीं बैठे थे वहां की फोटो ली और वो पब्लिश की कि आंदोलन में पब्लिक नहीं आई। हमारे फोटो देखे ना, कितनी पब्लिक आई थी वहां। तो आज जो जैसे हमारे टीम को तोड़ने के लिए कोशिश है, ऐसे बदनामी की भी कोशिश कई लोग कर रहे हैं, उसमें से एक पार्ट तो वो था। ऐसा नहीं कि वहाँ पब्लिक नहीं थी, ये तो प्रचार हो गया, अपप्रचार। नहीं तो हमारे पास फोटो के ग्राउंड में कितने लोग बैठे थे। लेकिन अन्ना जी, बार बार ये आरोप क्यों उठता रहा कि आपकी टीम के सदस्य, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, किरण बेदी हों या फिर शांति भूषण, कुछ हद तक प्रशांत भूषण, उनके ऊपर आरोप क्यों लगता रहा कि वो एक तरह से उनकी सक्सेस उनके दिमाग में चढ़ गई है? जिन लोगों की इनके काम से जिन लोगों की प्रतिष्ठा कम होती है वो आरोप करेंगे, इनके काम से जिनके वोटिंग के लिए धक्का लगता है वो आरोप करेंगे। ये आरोप तो होते रहते हैं, क्योंकि उनको उससे खतरा है ना, उनका प्रतिष्ठा कम होती है, उनके वोटिंग कम होता है, तो आरोप करेंगे। लेकिन सत्य हमेशा सत्य होता है, सत्य कभी झूठ नहीं होता। इतिहास में सत्य कभी पराजित नहीं हुआ। कठिनाई आई, मुश्किलें आई, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हुआ इतिहास में। सत्य हमेशा सत्य होता है। एक और सवाल था जो कि शायद हरिंदर ने अभी पूछा भी था, आपकी टीम के सदस्यों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे
आपके टीम के सदस्यों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, करप्शन के आरोप लगे, और सरकार की तरफ से कुछ मामलों पर उन्हें घेरने की कोशिश भी की गई। आप इसे कैसे देखते हैं? अगर हमारे टीम में भ्रष्टाचार के आरोप करने वालों ने हमें कोई ऐसा सबूत दिखाया तो ऐसे लोगों के साथ एक दिन में मैं नहीं रहूँगा। मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ाना। अगर किसी ने हमें सबूत दिया कि आपके टीम के इन लोगों ने करप्शन किया, तो एक तो मैं उनके साथ नहीं रहूँगा या वो मेरे साथ नहीं रहेंगे, दोनों में एक होगा। तो इस बारे में यहीं पर इसी मंच पर तय हो जाए अन्ना जी। किरण बेदी जी ने ओवर इन्वॉइसिंग की थी। उन्होंने माना कि उन्होंने पैसे हवाई जहाज के टिकट के लिए ज़्यादा लिए और उसे अपने एनजीओ में इस्तेमाल किया, ये उन्होंने माना था। अगर वो पैसा अपने घर में खर्चा हो जाता, अपने रिश्तेदारों को दिया जाता और अपने परिवार के हित के लिए अगर लगाया जाता तो वो करप्शन होता। समाज के भलाई के लिए अगर उन्होंने यूज़ किया है तो उसको करप्शन कैसे कह सकते हैं? हाँ, उसको अनियमितता हो सकती है लेकिन करप्शन नहीं है। अनियमितता वो हो सकती है लेकिन करप्शन नहीं है, क्योंकि वो पैसा समाज के भले के लिए यूज़ किया है, देश के भले के लिए यूज़ किया है। So there you are, gentlemen. Yeah, Padma ji. अन्ना जी, आपने काफी गंभीर आरोप लगाया 30 लाख की सुपारी आपके नाम की दी गई थी। किसके कहने पर और किसने ये सुपारी दी? आपको 30 लाख की सुपारी देकर मरवाने की साजिश किसकी थी? आपको जो 30 लाख रुपए दिए गए थे सुपारी के लिए, किसी को दिए गए थे, वो किसने करवाया था? क्यों मरवाना चाहते थे आपको? वो जैसे महाराष्ट्र में 3 मंत्री घर चले गए, उसमें से एक मंत्री था पदम सिंह पाटिल, उसने ये सुपारी दी थी। और जब मुझे पता चला, क्योंकि वो मारने वाला तो पकड़ा गया, वो जब कोर्ट में हाजिर हो गया तो वो मारने वाले ने कोर्ट में बताया कि इनके साथ साथ अन्ना हजारे को मारने की सुपारी मुझे दी थी। तो मैं सीबीआई को एप्लीकेशन दिया कि अगर कोर्ट के सामने बोला है कि मुझे मारने की सुपारी दी थी तो इसकी जांच हो जाए। तो पदम सिंह पाटिल को फिर से जेल में डाल दिया। जेल में रहकर कुछ दिनों के बाद उसकी पूरी इंक्वायरी होने के बाद वो छूट गया, लेकिन अभी भी केस वो खड़ी नहीं हुई, अभी हो रही है। तो ये ऐसे होता है। हम लोग तो ये सोचकर खड़े हैं, सिर्फ एक समाज और देश। उम्र के 26वें साल में ये तय किया था कि जब तक जीना समाज और देश के भलाई के लिए, जिस दिन मरना समाज और देश के भलाई के लिए, ये हम दिल में सोचकर ये काम कर रहे हैं। मृत्यु का कोई भर नहीं है। अरे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बलिदान की हम याद रखेंगे नहीं रखेंगे, ये हम सोचते हैं। इसलिए ये मृत्यु को कभी भय नहीं। अभी मुझे कुछ सिक्योरिटी लगाई थी, मैं गवर्नमेंट को बोला निकाल दो इसको। क्यों सिक्योरिटी मेरे पीछे लगाई? क्या सिक्योरिटी से मेरा मृत्यु बच जाएगा? अरे सिक्योरिटी से मृत्यु बचता तो राजीव गांधी को क्यों मारा, इंदिरा गांधी को क्यों मारा? Z+ थी, मरना है कहीं पर भी मरने से क्या डरना? हार्ट अटैक आकर लोग मरते, हार्ट अटैक कर। तो मैं सोचता हूँ कि हार्ट अटैक आकर मरने से अच्छा है समाज और देश के भले के लिए मृत्यु आ गया तो मेरा सौभाग्य रहेगा। ये मैं सोचता हूँ। अन्ना जी, मैं आपसे ये भी जानना, एक सवाल अगर आप मौका दे, एक सवाल और पूछना चाहूंगी। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी ने एक लेख लिखा था जहाँ उन्होंने कहा था कि जन लोकपाल किस दिशा में जा रहा है, जो पूरा आंदोलन है उनमें थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन है, उन्होंने लोगों से राय मांगी थी। आपने हाल में कहा कि अब हम सरकार से और जन लोकपाल में मदद करने के लिए गुहार नहीं लगाएंगे, अब अगर वो बुलाएंगे तो हम उनके पास जाएंगे। तो आपके हिसाब से अब जन लोकपाल क्या एक तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया है? किस दिशा में जा रहा है? आप अरविंद केजरीवाल को कुछ सुझाव देना चाहेंगे? घूमता है आवाज। जन लोकपाल अब क्या ठंडे बस्ते में चला गया है? जन लोकपाल जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा। जब तक शरीर में प्राण है तब तक।
हम उसको करके लाएंगे, या तो हमारा प्राण चला जाएगा या जन लोकपाल आएगा, दोनों में एक होगा। हम ठंडा नहीं पड़ने देंगे उसको। ये 5 महीना मेरा 12 दिन का अनशन के कारण मेरी तबीयत खराब हो गई थी। 5 महीना मैं तबीयत खराब हो गया। कई लोगों ने फिर एलोपैथी में कोई गोली दवाइयाँ वो सब मैं खाते रहा, उससे मेरी बीमारी और बढ़ गई। मैं अभी गया नेचुरोपैथी, कोई दवाई नहीं, कोई गोली नहीं, नेचुरोपैथी, और आज मेरा 6 kg वेट कम हो गया और 75 साल का युवक बन गया मैं, ये नेचुरोपैथी लड़ने के लिए। लड़ने के लिए तैयार हो गया अभी। आपने जब युवक की बात कह दी तो एक युवक वाला सवाल पूछ लिया जाए आपसे। आपने युवक वाली बात कही ना अभी, तो ये बताइए, आपने कहा था कि देश में मनमोहन सिंह की आप इज्जत करते हैं। मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आप इज्जत करते हैं, आपने ऐसा कहा, कई बार कहा। युवा नेतृत्व के तौर पर राहुल गांधी काफी आगे हैं, तो राहुल गांधी और मनमोहन सिंह में अगर चुनना हो तो आप किसे चुनिएगा? युवा में जी, युवा में उम्र पर नहीं मानता। आप ही ने तो कहा 75 हाँ, साल के बराबर युवा है। हो चुके हैं, तो बराबर 74 है, साल के लेकिन- मनमोहन सिंह लेकिन और ये- 40 साल के राहुल गांधी में किसको पसंद करेंगे? मैं ऐसे मानता हूँ, राहुल गांधी 30 साल का इसलिए युवक नहीं, मन से तरुण है, वो युवक है जो मन से तगड़ा है। तो ये दोनों में चॉइस करना है तो मनमोहन सिंह का मन तगड़ा है, वो युवक है, ये युवक नहीं। जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए हिलने वाली बात होगी। कांग्रेस पार्टी हिल जाएगी आपके इस जवाब से। अब दिग्विजय सिंह जो हैं वो आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। वो आपकी इतनी प्रशंसा करते हैं कि मानते हैं कि आप आरएसएस के एजेंट हैं। इस सवाल के जवाब के बाद आपको क्या लगता है, वो क्या कहेंगे आपको? मैं पहले बताया कि दिग्विजय सिंह के दिमाग पर कोई परिणाम हो गया है। सिर्फ दिग्विजय सिंह या बाकी और कांग्रेस के दूसरे नेता भी? कपिल सिब्बल के बारे में आपकी राय क्या है? कपिल सिब्बल के बारे में आपकी राय क्या है? कपिल सिब्बल के बारे में शुरू में उन्होंने काफ़ी हल्ला गुल्ला मचाया, लेकिन अभी चुप क्यों हो गए मुझे पता नहीं। आपसे डर गए क्या? मुझे पता नहीं क्या हो गया, उनको पूछना पड़ेगा। Let's have some more questions. There you are, please. That's it. अन्ना जी, मधुर बजाज का प्रणाम आपको। एक सुझाव है मेरा। आपकी दिशा, आपकी सोच हम सबको ठीक लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन परिणाम करने के लिए मेरा सुझाव है कि अगर कोई डिपार्टमेंट अपनी ब्यूरोक्रेसी में एक डिपार्टमेंट एक साइन लगाए कि मेरा डिपार्टमेंट करप्शन फ्री है, और यदि कोई रिश्वत मांगता है तो सीधा मेरे पास आइए, साइंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट से शुरू करवाइए आप, और भी डिपार्टमेंट्स आएंगे और धीरे धीरे उसका लाभ मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूं। तो एक सुझाव, डिपार्टमेंट में एक बोर्ड लगना चाहिए कि यहाँ करप्शन नहीं है। क्या आपको लगता है ये सुझाव सही है? यही तो हम मांग कर रहे हैं सरकार से। जनता की सनद हर दफ्तर के बाहर लगाओ, जनता की सनद कि जनता के प्रति हम क्या जवाबदेही है, लिखो। जनता का काम हम कितना दिन में करना है, लिखो। लेकिन सरकार मानती नहीं, उनको ये नहीं चाहिए। वास्तव में उनका कर्तव्य है ये, जनता के लिए जवाबदेह है, क्योंकि जनता ने अपने सेवक बोल के उनको भेजा है, तो इसमें करने में क्या हर्जा है। लेकिन सरकार नहीं मानती है। जनता की सनद ये हर दफ्तर के सामने बोर्ड लगा कर करना चाहिए। अगर अपना काम पूरा नहीं करते हैं तो उनको फाइन करना चाहिए, उनको पनिशमेंट देना चाहिए। ऐसे हमारी मांग है, लेकिन सरकार अभी तक मानती नहीं। एक आखिरी सवाल अन्ना जी, इससे पहले कि हम इस पूरे सेशन को ख़त्म करें, हमारे वेब इंडिया टुडे ऑनलाइन से एक सवाल है जो कि निरंजन कोलकाता से हैं। उन्होंने ये सवाल पूछा है कि जन लोकपाल बिल के अभियान का अंत क्या होगा, आखिर कहाँ तक पहुँचेगा ये? जन लोकपाल का अंत अभी आपको दिखाई देगा 2014।
अभी 2 महीना के बाद मेरा टूर शुरू हो जाएगा पूरे देश में, और पूरे देश को जगाऊंगा। और देश अगर जगा हुआ है, देश सिर्फ उसको फ्रेश करना है। अभी मैं घूमता हूँ, इतनी भीड़ होती है लोगों की, एक फकीर आदमी होते हुए भी इतनी भीड़ है, और हर आदमी बोल रहा है कि रुकना नहीं, हम आपके साथ में हैं। तो अभी मैं पूरे देश में घूमूंगा, 1.5 साल बाकी है, 1.5 साल मैं घूमूंगा पूरे देश में। और लोकसभा इलेक्शन डिक्लेयर हो गया तो फिर से मैं होगा रामलीला मैदान में, और देश की जनता होगी रास्ते पर तिरंगा लेकर, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। उस टाइम पर होगा ये फैसला जन लोकपाल का, उस टाइम फैसला होगा, एक तो हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, या जन लोकपाल बनेगा, दोनों में एक होगा। धन्यवाद अन्ना जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम सवालों का जवाब देने के लिए।